सभी दोस्तों को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपी पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, भूकंप मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो इसको दो नाम दिए गए हैं, रिएक्टर पैमाना और मरकरी पैमाना। दोनों ही से हम भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। ठीक है। भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इंग्लिश में बोलेंगे सिस्मोग्राफ। ठीक है। अब भूकंप लेखी भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको बोलेंगे सिस्मोलॉजी। ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते रहते हैं इनको। भुज भूकंप की घटना कहाँ घटी थी? ठीक है। तो ये घटी थी 26 जनवरी सन 2001 को गुजरात के भुज शहर में। बहुत ही ज़्यादा विध्वंस तबाही मची थी उस समय में। बहुत ही सारे कॉलेज से और स्कूलों से डोनेशन गई थी ताकि वहाँ के लोगों की हालत सुधर सके उस पैसे से। ठीक है। हिंद महासागर में सुनामी की घटना कब घटी थी? ठीक है। सुनामी की घटना तो ये घटी थी 26 दिसंबर सन 2004 को। 26 दिसंबर सन 2004 को ये आपकी घटना घटी थी। ठीक है। उस समय जो सुनामी आई थी, जापान और इंडोनेशिया में बहुत ही ज़्यादा भयानक तबाही मचाई थी। जापान और इंडोनेशिया, ठीक है, इनमें तो सुनामी बहुत ही ज़्यादा आती रहती है। और ठीक है, और जो भूकंप वाली घटनाएं होती हैं ये जापान में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसलिए जापान में जो घर बनाए जाते हैं वो हल्के लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, हल्के होंगे और लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिससे कि भूकंप या कोई भी प्राकृतिक त्रासदी आने से उनका जो नुकसान है वो कम से कम हो। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है, ये सुनामी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, किसने दिया था? ठीक है। तो जहाँ सुनामी ज़्यादा आएगी वही लोग तो देंगे इसको, जापान ने दिया था ये नाम। ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है TSUNAMI। ठीक है, आप ध्यान रखना इसको। सुनामी महासागरों में भूकंपीय घटना को सुनामी कहते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए, जब महासागरों में भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं तब जाकर ये सुनामी आती है। सुनामी बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, जैसे ये नॉर्मल लहर धार बह रही है इसकी किसी बीच वगैरह पर, अब वो 5-6 मीटर या 10-20 फीट ऊंची लहर अचानक से आ जाए तो वो एक तरह की क्या है, सुनामी है। और एक किनारे पे बहुत ही हैवी तबाही मचाती है। ठीक है। काफ़ी अगर शहर के आसपास समुद्र है तो वो अंदर भी घुस आता है और फिर पानी कितनी तबाही मचाएगा आप जानते ही हैं इसको। ठीक है। सुनामी है एक जापानी भाषा का शब्द है। कौन? आगे देखते हैं, अल्लाह का बांध स्थित है गुजरात में। ठीक है। ये कोई करामाती बांध है, ये पता नहीं किस तरह से है, आप इसको पढ़ लेना है। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अल्लाह का बांध कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में सुनामी की घटना कब घटी थी? ठीक है, गुजरात में सुनामी की घटना घटी थी 16 जून सन 1819 को। प्लेटो से संबंधित गति को सर्वप्रथम समझाया था किस वैज्ञानिक ने समझाया था? जो प्लेट होती हैं तो सबसे पहले देख लीजिए, वेगनर और महोदय ने, ठीक है, और हैरी हेसन ने 1960 में बताया था। अब प्लेटें क्या होती हैं? अब ये जो हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी ये 13 बड़ी प्लेटें हैं और नहीं, सॉरी गलत हो गया, 7 बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है। और ये छोटी हैं 20 प्लेटें। ठीक है। कुछ बुक्स में दे रखा है टोटल 20 ही हैं, छोटी बड़ी सब। ठीक है, लेकिन जहाँ मैंने पढ़ा है उसमें 7 बड़ी हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। प्लेटें क्या होती हैं? एक तरह से ये भूमि के टुकड़े होते हैं। ठीक है। पूरी पृथ्वी की जो ज़मीन है उसके टुकड़े होते हैं, वो कई लाखों किलोमीटर के होते हैं। ठीक है, उनकी मोटाई भी बहुत हैवी रहती है। तो इन टुकड़ों से मिलकर ही ये पृथ्वी के जो ज़मीन है ये बनी है। और ये जो हमारी पहाड़ों का निर्माण हुआ है वो इनके टकराने से ही हुआ है। ठीक है, ये टकराते रहते हैं सेंटीमीटर में, ये हाइट बढ़ती रहती है, हर साल बढ़ती रहती है। अब देख लीजिए, आपके माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 0.48 सेंटीमीटर हाइक हो गई है। अब जो लेटेस्ट हाइट है माउंट एवरेस्ट की 8,848.48 मीटर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको टिक कर जाएगा, 0.48 हाइट इसकी बढ़ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। प्लेट आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है। भूकंपीय तरंगे हैं, 3 प्रकार की तरंगे हमारे यहाँ पाई जाती हैं। एक तो हमारी प्राथमिक तरंगे जिनको प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स द्वितीय द्वितीय तरंगे, इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलते हैं, और तीसरी हैं तृतीय तरंगे, इनको टर्सरी वेव्स भी बोल सकते हैं, लेकिन लव वेव्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है। अब इनकी देख लीजिए स्पीड कितनी होती है।
जो प्राथमिक तरंगों की स्पीड होती है 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में विचरण कर सकती है। ठीक है। द्वितीय तरंगे जल में नहीं गति कर सकती। ठीक है। तो ये इनकी जो स्पीड रहती है 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड रहती है, और ये केवल ठोस में गति कर सकती हैं, केवल ठोसों में गति कर सकती हैं। कौन सी? द्वितीय प्रकार की तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ भूकंपीय तरंगे। और तृतीय तरंगे जो होती हैं इनकी स्पीड जो रहती है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड रहती है। बाकी दो से स्पीड कम रहती है इनकी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं, धीरे धीरे चलती हैं और सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं, और उन्हें सबसे खतरनाक तरंगे भी बोलते हैं, तृतीय प्रकार की तरंगों को। ठीक है, और ये भी ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। पृथ्वी के केंद्र से होकर जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो पृथ्वी के केंद्र से जो तरंग जाती है पी, जिसको अनुलंब तरंगे बोलते हैं, यानी प्राथमिक तरंगे। ठीक है। सर्वाधिक खतरनाक तरंगे तीसरे प्रकार की। ठीक है, तृतीय तरंगे या लव वेव्स बोलते हैं लोग। सर्वाधिक भूकंप स्थलीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका पूर्वी एशिया। ठीक है, ईस्टर्न एशिया जो हमारा, जापान और इंडोनेशिया, यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। सर्वाधिक भूकंप सुनामी जलीय क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक भूकंप और सुनामी जलीय क्षेत्र है आपका परी प्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप और सुनामी आते रहते हैं। इस इसका एक कारण क्या है? इसका एक कारण ज्वालामुखी भी है। ठीक है, जो प्रशांत महासागरीय पेटी है वहाँ पे ज्वालामुखी भी बहुत ज़्यादा हैं, और ज्वालामुखी से लावा, मैग्मा वगैरह निकलते रहते हैं, भूमि हल्की होती रहती है और ये डिसबैलेंस होते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी की बात कर रहे थे हम, ज्वालामुखी आ गया। ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के अंदर से धुआं, जलवाष्प, धूलकण, राख आदि बाहर निकलने की घटना क्या कहलाती हैं? ज्वालामुखी कहती हैं। अब इसका पिक्टोरल डायग्राम भी है, आगे बताता हूँ कैसे। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से। ठीक है, अब ये पहाड़ों पे होते हैं अक्सर। ठीक है, अब ये इस तरह के ज्वालामुखी होते हैं। डायग्राम तो नीचे दे रखा है, नीचे देखते हैं अभी। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से क्या क्या निकलते हैं? जलवाष्प निकलती है, धूलकण निकलते हैं, राख निकलती है, कुछ गैस भी बाहर निकलती हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। तो इस घटना को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। अब हमारे यहाँ 3 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, हमारे नहीं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, जिसको मृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं। अब सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है भाई? सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसमें जिसमें उद्गार होता रहता है, मतलब जिसमें से गैस वगैरह, आग निकलती रहती है, या मैग्मा, लावा बाहर निकलता रहता है। ठीक है, वो क्या होता है? सक्रिय होता रहता है, इसमें धुआं निकलता रहता है, धुआं के बिल्कुल दहकते अंगारे निकलते रहते हैं। ठीक है, अंगारे बोल सकते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। वैसे मैग्मा से लावा, जब मैग्मा तो अंदर रहता है, लेकिन जब बाहर निकल आता है तो उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी की ये शब्दावली है। ठीक है, क्या निकलते हैं? उद्गार होता रहता है इसमें। जैसे कौन कौन से हैं? एक तो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण देख लीजिए कौन से हैं। एक तो एटना ज्वालामुखी, ये कहाँ है? आपका इटली में। ये वाला क्वेश्चन पीसीएस 2021 में आया है, एटना ज्वालामुखी। ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन में आया था। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, ये भी कहाँ है? इटली में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह है बेरन ज्वालामुखी, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं मेघमा। अच्छा, वही मैं बता रहा था। देखिए, जब पृथ्वी के अंदर होता है, गर्भ में होता है इसके, तो इसको बोलते हैं मेग्मा, जो तप्त तरल होता है, बहुत गर्म हैवी तरल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेग्मा। जब ये मेग्मा, ठीक है, बाहर निकल आता है तो इसको बोलेंगे क्या? लावा बोलेंगे। अभी बहुत सारे शब्द इसमें देखिए, क्रेटर बोलते हैं इसको। अभी कीप के आकार का होता है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा हमको? ये क्रेटर कहलाता है। ठीक है, इससे क्या क्या निकलते हैं? इससे निकलते हैं जलवाष्प, इससे भी जो बाहर निकलती है, लावा तो निकलता ही है, इसके साथ क्या क्या निकलते हैं? जलवाष्प निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपसे निकलती है। ठीक है, सिंडर क्या होता है? जो लावा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत मामूली से टुकड़े होते हैं, इनको बोलते हैं सिंडर। ठीक है, क्रेटर आपको पता लिया, लावा आपको पता लिया, मेग्मा जो अंदर होता है वो पता लिया। एक होता है काल्डेरा। ठीक है, ये जो आकार होता है, ठीक है, ये जो इसका आकार जिसमें मैग्मा भरा रहता है, इसको बोलते हैं काल्डेरा। विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का चित्र। अच्छा, चित्र तो ये हो गया। ठीक है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है? किलायु। ये किलायु कहाँ पड़ता है? आपका हवाई द्वीप और यूएसए के बॉर्डर पर पड़ता है। विश्व की सबसे विस्तृत ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे विस्तृत मतलब जिसका विस्तार ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है एक तरह से,
तो वह आपका मोनोलोआ, और ये भी कहाँ पड़ता है, हवाई द्वीप में। ठीक है, मोनोलोआ हवाई द्वीप में। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ठीक है, ये आपके इक्वाडोर में पड़ता है, कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्राम्बोली को। ठीक, और ये कहाँ पड़ता है आपका, लिपारी द्वीप में। इसको बोलेंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, और ये पड़ता है आपका लिपारी द्वीप में। अब आते हैं दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी में, जिसको बोलते हैं प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, अब ये क्या होता है, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कुछ समय से बहुत समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है या कोई उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ लावा वगैरह बाहर नहीं निकला है, बिल्कुल अभी शांत है। ठीक है, हुआ है, विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में विस्फोट की घटना हो सकती है, संभावना है कि हाँ हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, अभी बिल्कुल डेड नहीं हुआ है कि इसने बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि इसमें हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता, लेकिन उसमें संभावना है कि हाँ भाई हो सकता है, बच करो, अलर्ट रहो इससे। ठीक है, अब ऐसे ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एक तो आपको पड़ता है फ्यूजियामा। ठीक है, ये जापान में स्थित है फ्यूजियामा, ये काफ़ी पूछते हैं इसको एग्जाम में। ठीक है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है, वो किस प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है? ठीक है, तो ये कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी और जापान में स्थित है। विसुवियस, ये आपका इटली में है। ठीक है, क्राकाटोआ, ये पड़ता है आपका सुंडा जलडमरू मध्य में। नारकुंडम, ये पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ये तो आपको बेरन वाला बताया था, और ये वो तो सक्रिय था। ठीक है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है या सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, फ्यूजियामा जापान, विसुवियस इटली में है, क्राकोटोवा सुंडा जलडमरू मध्य में है, और नारकुंडम पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये हमारे ही अधिकार क्षेत्र में है, यानी हमारे ही इंडिया की टेरिटरी में है। उसके बाद आते हैं शांत ज्वालामुखी, जैसा नाम वैसे ही काम। ठीक है, शांत ज्वालामुखी मतलब मृत ज्वालामुखी, जिसमें कोई उद्गार नहीं हो सकता है, कोई लावा मैग्मा कुछ नहीं है, कोई जलवाष्प नहीं, कोई सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। ठीक है, तो ऐसे ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एक तो है देवबंद, यह ये कहाँ पड़ता है आपका, ईरान में। ठीक है, या इसको देवबंद के बाद खोज अहमद सुल्तान, ये ईरान जैसे मुस्लिम कंट्री तो वैसे ही नाम है इसके। ठीक है, देवबंद और खोज अहमद सुल्तान, ये हैं आपके ईरान में। पोपा कहाँ पड़ता है भाई, म्यांमार में पड़ता है, हमारी पड़ोसी कंट्री में है पोपा। ठीक है, किलिमंजारो, ये पड़ता है आपका तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? 0, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो अभी लावा से होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए काली मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, तो लावा से होता है। ज्वालामुखी को कहा जाता है, ठीक है, प्रशांत महासागर का वलय क्षेत्र बोलते हैं, और प्रकृति का सुरक्षा वायु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुरक्षा वायु? अगर ये अपनी हीट नहीं दे तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे कि प्रशांत महासागर में है, काफ़ी ठंड वगैरह रहती है, तो वहाँ पे बर्फ़ जमने वाली घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, ये भी एक तरह से जैसे सूर्य हमें उष्मा देता है, तो उसी तरह से ये भी हमें हमारी पृथ्वी को गर्म रखने का काम करता है। अगर सूरज अपनी रोशनी फेंकना बंद कर दे, उससे रेडिएशन मिलना बंद हो जाए, तो समस्त पृथ्वी जम जाएगी, और जम जाएगी तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख चक्रवात कौन कौन से होते हैं? ठीक है, साइक्लोन जिसे बोलते हैं। हरिकेन साइक्लोन कहाँ आता है? तो ये आता है आपके अमेरिका में। ठीक है, कैरिबियन सागर एवं मैक्सिमो की खाड़ी में ये आते हैं आपके। ठीक है, अमेरिका में तो आता है, लेकिन कैरिबियन सागर और मैक्सिमो की खाड़ी में ये आता है। ये एक्चुअली समुद्र से ही स्टार्ट होते हैं, और फिर आपके प्लेन में आ जाते हैं, यानी ज़मीन पर आ जाते हैं, मैदानों में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, इसकी स्पीड देख लीजिए कितनी है, हरिकेन की 121 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है, बहुत तेज़ होती है। ठीक है, जो छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ी ना तो उड़ा कर ले जाएगा साथ में। टोर्नेडो है, ये कहाँ आता है आपके दक्षिण पूर्वी अमेरिका में आता है, इसकी स्पीड रहती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है विली विली, ये आपके ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में आता है। टार्नेडो की स्पीड देख लीजिए, एक तो टार्नेडो की और ये एक टाइफून की, इनकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, काफ़ी ज़्यादा स्पीड वाली है। अगर आप 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो उसकी रफ्तार कितनी होगी, तो समझ लीजिए फिर तूफान की कितनी होगी, ले जाएगा टीन विन उड़ा का सब। टाइफून कहाँ आता है? तो ये आपके चीन, फिलीपींस और जापान में ही आता है, क्योंकि ये पड़ोसी कंट्री हैं। ठीक है,
उधर की साइड में आता है। चीन, फिलीपींस और जापान में स्पीड रहती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। उसके बाद आपका साइक्लोन, सीधे सीधे नाम दे दिया भारत वालों ने, तो साइक्लोन आता है यहाँ पे हिंद महासागर में। इसकी स्पीड बीच में रहती है 100 से 200 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में। ठीक है। उसके बाद आपका तितली तूफान आता है, थोड़ा सा कट गया कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। तितली तूफान ये आपके उड़ीसा भारत में आता है। अजीब नाम रखा है तितली, दोनों उड़ते हैं, वही उड़ती है वही उड़ता है। उसके बाद आपके आता है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है। अब ग्लोब क्या होता है, सबसे पहले तो ग्लोब की बात करते हैं। क्या होता है ग्लोब? पृथ्वी का एक तरह से प्रारूप होता है। ठीक है। उसका 3D फॉर्मेट होता है। ठीक है। पृथ्वी के प्रत्युत्पन्न मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ठीक है। ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। आपने देखा ही होगा किस तरह का होता है, रंग बिरंगी सब कुछ में, समुद्र मतलब महासागर और जितने भी कॉन्टिनेंट वगैरह हैं सब कुछ ऐसे ही होता है जैसे कि पृथ्वी होती है। लेकिन थोड़ा सा अंतर इस तरह से रहता है कि हमारी जो पृथ्वी है थोड़ी चपटी है, संतरे के आकार की है। ठीक है। लेकिन जो ग्लोब होता है वो बिल्कुल गोल होता है। शायद बनाने वाली ही गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खींची गई पूर्व से पश्चिम की तरफ सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जा रही हैं, ध्यान रखना, इधर से इधर की तरफ, बिल्कुल सीधे नहीं, क्योंकि पृथ्वी गोल होती है तो इस तरह से होती हैं ये। ठीक है। अक्षांश रेखाएं इस तरह से खींची जाती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है। ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, खींची जाती हैं। अब क्यों खींची जाती हैं, इनका क्या महत्व है? क्योंकि इनसे पता चलता है हमारा जलवायु वगैरह का। ठीक है। चलो आगे बताता हूँ उसमें। हाँ, जलवायु और तापमान का पता चलता है। ठीक है। ग्लोब पर खींची गई पूर्व से पश्चिम की ओर। अब बात आती है कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अक्षांश और रेखाएं क्या होती हैं मैं आगे बताता हूँ, इसी में बताता हूँ अभी। सबसे पहले देख लीजिए आप कर्क रेखा कहाँ होती है। देखिए ये तो है हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है। बिल्कुल सीधी 180। ठीक है। वैसे तो घूम के आ रही है इस तरह से 360, क्योंकि गोल है। ठीक है। हम इस तरह से मान के चलते हैं। ठीक है। ये हमारी भूमध्य रेखा है, ऊपर हमारी कर्क रेखा होगी इस तरह से, और आगे होगी हमारी आर्कटिक वृत्त। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका उत्तर ध्रुव आ गया। ठीक है। नीचे इस तरह से मकर रेखा आ गई। ठीक है। अंटार्कटिक वृत्त आ गया, और नीचे आ गया हमारा दक्षिणी ध्रुव आ गया है। ठीक है। कर्क रेखा होती है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ में। आर्कटिक वृत्त रेखा होती है हमारी 66.5 डिग्री नॉर्थ में। और उसके बाद हमारा नॉर्थ पोल तो है ही, जिसको उत्तर ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है साउथ। ठीक है। 23.5 डिग्री ये होगी साउथ में। ठीक है। मकर रेखा 66.5 डिग्री होती है हमारे अंटार्कटिका व्रत रेखा। ठीक है। साउथ में। ठीक है। क्योंकि साउथ इसलिए लिया है क्योंकि दक्षिण की तरफ है, नीचे की तरफ दक्षिण है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है। ठीक है। मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये देखिए इस तरह से मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, या इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपको मकर रेखा देगा 23.5 डिग्री। अगर इस तरह से दे दिया कि उत्तरी अक्षांश, तो गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर दक्षिणी अक्षांश दिया तो ठीक है, भी मकर रेखा दक्षिण में ही है। ठीक है। उसके बाद आर्कटिक और अंटार्कटिका का, आर्कटिक ऊपर है और अंटार्कटिका हमारा नीचे है। ठीक है। दक्षिणी अक्षांश पर है। ठीक है। दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये हमारा भूमध्य सागर है, ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है। मान लीजिए, तो ये भी तो अक्षांश ही एक तरह से। ठीक है। ये अक्षांश होते हैं, ये भी अक्षांश है। ठीक है। देखिए हमारे अक्षांश जो है 90 ऊपर हो गए। ठीक है। 90 नीचे हो गए, कितने हो गए? 180। और ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा 181। ठीक है। 90 प्लस 1। ठीक है। ये हो गए 181 टोटल। कुछ किताबों में 180 भी दे रखा है। ठीक है। और लेकिन 181 माना जाता है इसको। डिफरेंट डिफरेंट बुक, डिफरेंट डिफरेंट इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। याद करने वाली बात है, एग्जाम में आता रहता है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की दूरी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भाई? फिर से बना लेते हैं। हम जा कहाँ से रहे हैं? ध्रुवों से जा रहे हैं। ठीक है। ध्रुवों से जा रहे हैं अक्षांश रेखा की तरफ। तो देखिए पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पर जो लेंथ होगी अक्षांश रेखा की, यहाँ पे कम होगी, फिर यहाँ और बढ़ेगी, फिर यहाँ और बढ़ेगी। ध्यान रखिए हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं।
तो ये बढ़ती रहेगी और मैक्सिमम कहाँ होगी इसकी, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है, बढ़ रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से जाए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है घटेगी या बढ़ेगी, तो भैया ये घटेगी। ऊपर से चलेंगे तो बढ़ेगी, नीचे से चलेंगे ऊपर को तो घटेगी। ठीक है, घट रही है, जैसे कि नीचे से ऊपर घटेगी, ऊपर से नीचे बढ़ेगी, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं दोनों में बताया है, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया है। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करना। ठीक है, ग्लोब पर अक्षांश रेखा की दूरी 180 या 181 मानी जाती है। ठीक है, 181 है वैसे। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है, अब कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो इसके लिए सूत्र बना दिया गया है। मित्र पर गमछा झार राज्य से, सूत्र याद करने के लिए है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता देता हूँ। मी मतलब मिजोरम से गुजरती है, त्रय त्रिपुरा से गुजरती है, पह पश्चिम बंगाल से, रे राजस्थान से। ठीक है, मित्र पर हो गया। गमछा भी देख लेते हैं, गुजरात से, क्या फिर गुजरात, मैं फिर मध्य प्रदेश, और झा मतलब छत्तीसगढ़, और झार मतलब झारखंड हो गया। ठीक है, अब ये कुल 8 राज्य हो गए हमारे। इससे भी क्वेश्चन पूछता रहता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। तो 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको देखना होगा कि कौन से नहीं गुजरती है। आप फिलहाल मित्र पर गमछा झार पढ़िए इसको, और ये बड़ा देख लीजिए किस तरह से इसका ये सूत्र डिकोड होगा। कर्क रेखा को 2 बार कौन कौन सी नदी काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है हमारी माही नदी। सबसे पहले मध्य प्रदेश में काटेगी, और उसके बाद ये आपकी काटेगी गुजरात में। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात में काटेगी माही नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, तो ये आपको कहती है लिम्पोपो नदी, और ये काटती है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यानी महाद्वीप में। भूमध्य या विषुवत रेखा दोनों नाम है। ठीक है, और इंग्लिश में इक्वेटर हो गया, 3 नाम हो गए। भूमध्य विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो ये काटती है कांगो नदी। ये भी कहाँ भी अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर तथा भूमध्य रेखाएं तीनों गुजरती हैं। एकमात्र, ध्यान रखिए, एकमात्र है जिसमें से कर्क, मकर तथा भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन ये आते हैं, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को तो सबसे लंबा दिन होता है, कहाँ होते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। बता देता हूँ तो कभी कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, 2 प्रकार के हेमिस्फीयर हैं हमारे। एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, जिसको NH लिख सकते हैं हम, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और यह हो गया हमारे साउथ हेमिस्फीयर। अब बात चली है ऊपर की, नॉर्थ वाला इधर है ये वाला, तो इसमें 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। वहीं दक्षिणी ध्रुव में, या नीचे की तरफ दक्षिण ध्रुव में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, अपोजिट हो गया। वहीं उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और वहीं दक्षिणी हेमिस्फीयर में, यानी दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है, या सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में, ये 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ा सा उल्टे हो गए इसमें। उल्टे क्या हो गया, 21 जून को सबसे लंबा दिन हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन यहाँ होता है हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन कहाँ होता है, साउथ हेमिस्फीयर में। अब अक्षांश रेखाएं वही बताती हैं, जलवायु बताती हैं, जलवायु और तापमान को कैलकुलेट करके बताती हैं। कैलकुलेट तो हम ही करना पड़ता है, लेकिन ये इनसे थोड़ा सा हम पता कर लेते हैं। अब कैसे पता करेंगे, इसका भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा नीचे दे रखा है, सभी चीज़ एक साथ बता दूंगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात के होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं दोनों अर्धगोलार्धों में। अब देशांतर रेखाओं की बात आती है। ठीक है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये क्या बताती हैं, समय बताती हैं, टाइम एंड डेट के बारे में ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं होती, काल्पनिक ही हैं, वैज्ञानिकों ने अपने अकॉर्डिंग ये खींची गई हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए। ये टाइम एंड डेट के बारे में बताती हैं, ठीक है, समय का ज्ञान कराती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ध्यान रखिए,
ऊपर से खींची जा रही नीचे की तरफ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। दो क्रमागत रेखाओं के बीच की दूरी, दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इनके इनके बीच की दूरी जो कितनी होती है 111.3 किलोमीटर। और भाई अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, वो होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, 0.3 किलोमीटर यानी 300 मीटर किस में ज़्यादा है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को। ठीक है, और ये संख्या में होती भी उनसे ज़्यादा है अक्षांश रेखाओं से, ये 360 होती हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जा रही हैं और संख्या में कितनी होती हैं 360 होती हैं। ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, बिल्कुल 0 होती है, क्योंकि सभी जो देशांतर रेखाएं हैं ध्रुवों पर आकर ही मिल रही हैं। तो अब सभी एक पॉइंट पर आकर मिल रही है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से फैल के चल रही हैं, तो यहाँ जो डिस्टेंस होगी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, एक देशांतर का अंतर कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, यानी 15 डिग्री का कितना होगा, 1 घंटे का होगा। एक देशांतर का अंतर 4 मिनट का और 15 डिग्री मतलब 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की दूरी की संख्या कितनी होती है, ये होती है 360, यानी 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर होती हैं। देशांतर रेखाएं क्या बोध कराती हैं, समय, टाइम एंड डेट का। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्यांतर रेखा। ठीक है, और ये कहाँ हमारे लंदन में। 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, विश्व का मानक समय कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है लंदन ब्रिटेन से। और भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है नैनी, नैनी एक जगह है इलाहाबाद के पास में, वहीं से लिया गया है। ठीक है, और भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 42 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पे 30 के फॉर्मूले लिखना है तो मिनट लगाना पड़ेगा बाद में। और ये कितना आगे है, जीएमटी से हमारा जो समय है कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटे। इस तरह से अगर लंदन में जीएमटी पर 12 बज रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल 12:00 हो रहे हैं, तो हमारे इंडिया में शाम के बजेंगे 5:30। ध्यान दीजिए, अगर दोपहर का टाइम में जीएमटी पर 12 बज रहे हैं तो हमारे इंडिया में शाम के 5:30 बजेंगे। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये है कि जीएमटी से हमारा जो टाइम चल रहा है 5.5 घंटे आगे चल रहा है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब ये 5 राज्यों का भी सूत्र है हमारे पास, औ ऊ आ छना, डिकोड कर लेते हैं। पहले ऊ का मतलब है उड़ीसा, दूसरे ऊ का मतलब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद पड़ता है इसके पास में नैनी है, उससे होकर ही गुजर रही है। ठीक है, आ का मतलब आंध्र प्रदेश और छः का मतलब छत्तीसगढ़, और मैं तो हमारे है ही मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अक्षांश रेखा को 24 जोनों तथा 4 कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, अक्षांश रेखा को 24 जोनों तथा 4 कटिबंधों में बांटा गया है। अब ये भी ध्यान दीजिए, जो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो स्थान है उसको बोलते हैं कटिबंध। ठीक है, कटिबंध बोलते हैं इसको। और देखिए इसके बीच में मतलब दोनों के सबसे जो बीच में पड़ता है भूमध्य रेखा पड़ती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है हमारी सर्वाधिक जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पड़ेगी, हमारी भूमध्य रेखा पर। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, तो ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है आपका। ठीक है, 4 कटिबंध हैं, कौन कौन से, उष्ण कटिबंध, और उसके बाद उपोष्ण कटिबंध आता है, ये पड़ता है आपका आर्कटिक और अंटार्कटिका के जो बीच का क्षेत्रफल है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक, और उसके बाद में पड़ता है यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, एक और कटिबंध पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध, और उसके बाद में पड़ेगा ये पोल वाले पड़ेंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला शीत मतलब शीत कटिबंध है, वहाँ पर बिल्कुल भी कोई हरी पेड़ पौधे है ही नहीं, वहाँ पर किसी तरह से जानवर भी नहीं रहते हैं, कुछ ध्रुवीय भालू रहते हैं। ठीक है, जो वहाँ की ठंड को टोलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। शीत कटिबंध आपके दोनों पोल्स हो गए, और पोल्स से थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो फिर शीतोष्ण कटिबंध,
उसके बाद उपोष्ण कटिबंध, उसके बाद उष्ण कटिबंध जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोतों को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्रोत कहते हैं। दो प्रकार के स्रोत हमारे पास हैं अवेलेबल, ठीक है। एक तो होते हैं हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब बात आती है परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये वे स्रोत होते हैं जो प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, एक बार प्रयोग के बाद समाप्त हो गए, ठीक है, कोई रिन्यूएबल नहीं हो सकता इनका। जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, ठीक है, और जलावन लकड़ी है, मतलब जो सूखी लकड़ी एक तरह से, ठीक है। उपले जिन्हें कंडे भी बोलते हैं, जो गोबर, जो गाय भैंसों के जो गोबर वगैरह होता है उसको सुखाने का जो मटेरियल बचता है, ठीक है, उपले कंडे बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और बिजली, बिजली भी होती है, ठीक। ये क्या है? आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं और इनके 5 नाम दे रखे हैं यहाँ पे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत को क्या क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा, क्षयशील ऊर्जा जिसका क्षय होता रहता है निरंतर, ठीक है। समापनीय ऊर्जा जो एक दिन समाप्त हो जाएगी। अवैकल्पिक ऊर्जा जिसका कोई विकल्प नहीं है। और ये अपूर्य ऊर्जा, ठीक है, जिसकी पूर्ति नहीं होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे टाइप में स्रोत जो होते हैं, ये होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, निरंतर चलते रहेंगे। ये ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जो प्रयोग के पश्चात समाप्ति नहीं होते हैं तथा इनकी पूर्ति लगातार होती रहती है। सबसे नंबर 1 पे हमारा होता है सौर ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे पवन ऊर्जा और फिर जल ऊर्जा, ठीक है, जल से जो हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा जो पृथ्वी की मतलब पृथ्वी की गहराई से जो हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलती है, ठीक है, उससे भी भूतापीय ऊर्जा से भी हमें एनर्जी मिलती है। और ज्वारीय ऊर्जा जो महासागर की, जो समुद्र वगैरह होते हैं, महासागर की जो लहरें वगैरह होती हैं उनके थ्रू भी एनर्जी, बहुत महान विज्ञान है हमारे देश में, वर्ल्ड में, ठीक है, उन्होंने उससे भी एनर्जी निकाल ली है। तो ये सब क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि हमारी परमाणु ऊर्जा है, ठीक है, बायोगैस है, ठीक। और उसके बाद में हमारी महासागरीय ऊर्जा तो यही हो गई है। और ये जैव ईंधन हो गए हैं। ये सब क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। इनकी इसके भी 5 नाम हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अच्छाशील ऊर्जा स्रोत जिसका क्षय नहीं हो सकता, ठीक है, असमापनीय ऊर्जा स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत और पूर्ण ऊर्जा स्रोत। ये इसके 5 नाम इसमें दे रखे हैं। अब बात आती है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य। इससे क्या मिलती है हमें? सूर्य ऊर्जा, ठीक है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा किस में आती है? ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है हमारा सौर ऊर्जा, ठीक। ये आती है आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, गैर परंपरागत स्रोत में। और उसके बाद में जीवाश्म ईंधन, ठीक है, फॉसिल फ्यूल, ये तो इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? जो हमारे जीवाश्म, जो लाखों करोड़ों सालों से हमारे पृथ्वी में जीवाश्म दबे हुए हैं पृथ्वी नीचे, ठीक है, वो सड़ गल के तो डीजल पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए या कोयले में कन्वर्ट हो गए हैं। जो ठोस थे वो कोयले में हो गए हैं, जो लिक्विड टाइप से थे वो डीजल पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो उसके बोलेंगे सूर्य तप। अब बायोडीजल पेट्रोल फसलें हैं, ठीक है। 2 फसलें ऐसी होती हैं, जेट्रोफा जिसको रतन ज्योत का पौधा हुआ है, ठीक है, रतन ज्योत होता है। एक होता है पोंगामिया। ये 2 फसलें ऐसी होती हैं जिनसे बायोडीजल का ऑयल निकलता है, ठीक है। इसको एनर्जी के रूप में लेते हैं, ठीक है, एनर्जी के रूप में लेकर इसको काम लिया जाता है इससे। और एक होता है डिगबोय तेल क्षेत्र। सबसे पहले असम में 1860 के आसपास असम क्षेत्र से डिगबोय तेल क्षेत्र है ये, यहाँ से सबसे पहले तेल निकाला गया था, पेट्रोल का खनन किया गया था इसमें, यहाँ से। देश का प्रथम तेल शोधनशाला भी यही है, ठीक। कोयले के 4 प्रकार होते हैं और उनमें सबसे सर्वोत्तम प्रकार का होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। एक तो लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और एक एंथ्रासाइट भी होता है। एक का फिलहाल मेरा नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी उसके लिए। अगले आते हैं तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। इनसे बिजली बनाई जाती है और फिर सप्लाई की जाती है, ठीक है। और ये भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में ये आपका पाया जाता है सोना, ठीक है। कोलार की सोने की खान है कर्नाटक में, वहाँ ये सोना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। KGF मूवी,
ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड, इसकी फुल फॉर्म नहीं पता है तो देख लीजिए, कोलार गोल्ड फील्ड, गोल्ड फील्ड में शूटिंग हुई थी इसकी, ठीक है। यस भैया ने की थी, यस एक्टर है। अब बात आती है ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले स्रोत कौन से होते हैं जो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले बात आती है विद्युत मोटर की, ठीक है। विद्युत मोटर जो बहुत अधिक मात्रा में खेती के काम में यूज होती है, ठीक है, ट्यूबवेल वगैरह पे। विद्युत मोटर के थ्रू पंखा चलता है, पंखे के थ्रू फिर वो कनेक्ट होता है बोरिंग से, बोरिंग फिर पानी फेंकता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये आपकी कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। घरों में सबके बल्ब में सब जानते हैं इस बात में। उसके बाद आती है सोलर सेल की, ये सौर ऊर्जा को विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। विद्युत में कैसे कन्वर्ट करता है, ऐसे डायरेक्ट हम पंखे वगैरह भी चला सकते हैं इसको, ठीक। और रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे करता है, इससे हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी और जो बैटरी चार्ज होते हैं वो केमिकल के फॉर्म में ही चेंज होते हैं। उसके बाद डायनामो, डायनामो क्या करता है, विद्युत मोटर का उल्टा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदल देता है। उसके बाद आते हैं विद्युत सेल, ये काम करता है जो सेल वगैरह होते हैं घड़ी घंटों में जो सेल वगैरह डलते हैं, ठीक है, रिमोट वगैरह में, ये का काम करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और बाद में हम इसकी एनर्जी को यूज कर लेते हैं अपने उपकरणों में। विद्युत लाइट, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में ही कन्वर्ट करता है। विद्युत लाइट, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। उसके बाद मोमबत्ती की बारी आती है, ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, मोमबत्ती क्या देती है, प्रकाश ही देती है। माइक्रोफोन, ठीक है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने माइक्रोफोन लगा नहीं रखा है वैसे, क्योंकि फ़ोन में डायरेक्ट माइक है मेरे, ठीक है। ये क्या काम करता है, मेरी जो वॉइस है उसकी उसको स्टोर करेगा, उसको विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी इससे, ठीक है, माइक्रोफोन से, और ये स्टोर हो जाएगी वीडियो में। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, जो सूर्य से मिलती है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है, तब कहीं जगह प्रकाश संश्लेषण होता है। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है केवल जो ग्रीन कलर की जो पत्ती होती हैं, हरी पत्तियों में ही होता है, ठीक है, हरी पत्तियों में ही संभव है, काली पीली या सूखी पत्तियों में संभव नहीं है। अब बात आती है हमारी भारतीय मिट्टियों की, मृदा की, ठीक है। 8 प्रकार की मिट्टियाँ वैसे पाई जाती हैं भारत में, कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, लेकिन भारतीय कृषि एवं अनुसंधान संगठन द्वारा 6 प्रकार की मिट्टी को ही चिन्हित किया गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली या रेगुलर मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी यानी रेगिस्तान वगैरह में जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, थार मरुस्थल में जो मिट्टियाँ हैं वो अलग टाइप की है। उसके बाद में लेटराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी है, जो हमारे पहाड़ों पर्वतों पे हैं वो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती हैं, ठीक है। 6 प्रकार की ये मिट्टी हमारी हो गई हैं। अब भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जो सबसे अधिक मिलती है, ये मिलती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कैसे मिलती है, ये कैसे इसका निर्माण होता है। आज सपोज करिए हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, बाढ़ तो कहीं से आई होगी, और जहाँ से आई होगी या उस क्षेत्र की मृदा को ये अपने साथ बहा कर ले आएगी। अब काम क्या है बाढ़ का, एक स्थान की चीज़ को दूसरे स्थान पर परिवर्तित या भेज देना। अब सपोज करिए वहाँ की मिट्टी आ गई हमारे रामपुर में, या रामपुर से नहीं हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे कोसी नदी है, बाढ़ अक्सर आती रहती है जब बहुत ज़्यादा पानी, पानी कब आता है, जब बारिश पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगी। बांधों पर दबाव होने से अच्छा है कि वो बांधों से भी पानी रिलीज़ कर देते हैं। अब वहाँ से मिट्टी आ जाती है लोकल एरिया में, ठीक है, मतलब जलोढ़ मिट्टी आ जाती है उधर से। अब जलोढ़ मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ, जिसका उपयोग किया जाता है फसल निर्माण में, मतलब फसल उत्पादन में। भारत में पाई जाने वाली सबसे उपयुक्त मिट्टी जिसकी बात चल रही है वही है उनसे जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत के मैदानी भागों में गंगा तथा यमुना नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, ठीक है, गंगा यमुना नदियों द्वारा बहाकर लाई गई सबसे उपयुक्त मिट्टी फिर वही जानी पहचानी जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुलर मिट्टी, सन 2019 पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रेगुलर मिट्टी के नाम से। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र तथा गुजरात में। ऊपर मैंने बताया हुआ था काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, लावा से, ठीक है, जो भूकंप से निकलता है।
कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में पाई जाती है यहाँ की बहुत अधिक मात्रा में। तो इसका मतलब कपास की जो सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, यही अगला क्वेश्चन है। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का काला रंग होने का कारण क्या है? जो रंग है उसका कारण क्या है? तो इसके अंदर एक रसायन पाया जाता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, जिसके कारण इसका काला रंग होता है। और लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? इसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। और जलोढ़ मिट्टी हमारी दो प्रकार की होती है, तो बांगर जिसको पुरानी मिट्टी बोलते हैं और एक दूसरा नाम है इसका खादर, जिसको नवीन मिट्टी भी बोलते हैं। अब लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? ये होती है आपकी एसिडिक। ठीक है, आयरन एवं सिलिका की बहुलता कहाँ पाई जाती है, और ये मतलब कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? ये आपके लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। उसके बाद मौसम एवं जलवायु। ठीक है, मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है? अगर कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए मौसम में कुछ मतलब किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा में कोई परिवर्तन होता है, ये वायुमंडलीय में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि मौसम मौसम तो मतलब कुछ ऐसा वायुमंडल में घटित होता है, जैसे कि बहुत तेज धूप पड़ी, अचानक से तेज हवाएं चलने लगी हैं, या बिल्कुल ठंड सी हो गई है, तो वो क्या है, मौसम चेंज हो गया एक तरह से। ठीक है, या हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी। अगर यही सारी चीज़ें एक लंबे समय तक रहें, ठीक है, मतलब कुछ दिन के लिए रहें, कुछ महीनों के लिए रहें इस तरह से, तो ये फिर क्या आ जाती है, फिर जलवायु बोलेंगे इसको। ठीक, मौसम नहीं बोलेंगे फिर, क्योंकि मौसम तो कुछ समय के लिए रहता है, जलवायु लंबे समय के लिए रहती है। ठीक, जलवायु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई थी। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ये ध्यान रखने वाली बात है। भारत के मतलब यहाँ एग्जाम होंगे तो यहीं के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, इसलिए आपको अपने देश का ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मौसम संबंधी सेवा प्रारंभ कब से हुई थी? 1875 में। ठीक है, मौसम के बारे में साइंटिफिक तरीके से हमें जानकारी मिलती है, तो ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1875 से। उत्तर भारत के मैदानी भागों में जाड़ों में वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो जाड़ों में जो वर्षा होती है, ध्यान दीजिए उत्तरी भारत में, ये क्वेश्चन 2021 पीसीएस में आया है, क्योंकि मैंने दिया है तो इसलिए मुझे पता है। तो उत्तर भारत में जो मैदानी भागों में जाड़ों में जो वर्षा होती है, ठीक है, ये होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, या जेट स्ट्रीम के कारण। जेट स्ट्रीम को इंग्लिश में पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में जाड़ों में वर्षा होती है। ठीक है, वहीं इसका उल्टा होता है दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में होती है लौटते हुए मानसून से। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटों, कोरमंडल तट पर वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण भारत में केवल तमिलनाडु ही मत याद रखना, पूरा दक्षिण भारत में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो ये होती है आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून के थ्रू, जो हमारे चलता है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, भारत में तथा विश्व दोनों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये है आपका मौसिनराम, मेघालय। इससे पहले रिकॉर्ड नाम था चेरापूंजी का, वो भी कहाँ था? मेघालय में। और यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो होती है 1141 सेंटीमीटर होती है। अब इसका मापन किस तरह से किया जाता है? तो ये जो हमारे मौसम वैज्ञानिक होते हैं उनके पास एक यंत्र होता है, वर्षा मापी यंत्र बोलते हैं, और उस पर स्केलिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके वही सेंटीमीटर वगैरह लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो जितना भी हो। ठीक है, अब जैसे बारिश पड़ी, सपोज कीजिए संडे को बारिश पड़ी आज, तो यहाँ पे वो काउंट कर लेंगे भाई कितनी बारिश पड़ेगी आज, तो पता चला कि 24 सेंटीमीटर बारिश पड़ेगी, क्योंकि वहाँ होती रहती है। पहाड़ है मेघालय में, गारो, खासी, जयंतिया के अच्छे ऊंचे पहाड़ हैं, और उनसे टकरा कर बादल वहाँ बरसते रहते हैं। तो इस तरह से वो पूरे साल भर काउंट करते रहते हैं जब तक तो बारिश पड़ती रहती है। अब साल में जब रिपोर्ट प्रकाशित करने का समय आता है, तब बता देते हैं कि भैया एक साल में इतनी बारिश पड़ी है, 11 मीटर 41 सेंटीमीटर, बहुत होता है। उत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? गोरखपुर। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और सबसे कम होती है मथुरा में। ठीक है, भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ठीक
ठीक है। जहाँ सबसे कम बारिश होती है वो है लेह लद्दाख में। भारत में दैनिक तापांतर यानी जो दिन में ताप का जो अंतर होता है ये होता है आपके थार मरुस्थल में, जो आपके है राजस्थान में, इसको रेगिस्तानी बोलते हैं। ठीक। भारत में अधिकतम तापमान कहाँ होता है? ये आपके जैसलमेर में होता है और ये है आपके राजस्थान में। न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है भारत में? लेह लद्दाख में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है सीधा। ठीक। ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं उधर, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी वहाँ कम मिलता है, बर्फ़ वगैरह ज़्यादा मिलेगी आपको। ग्रीष्म ऋतु में जब गरज के साथ तथा वर्षा सहित तेज हवाएं चलती हैं, ध्यान दीजिए, ग्रीष्म ऋतु में जब गरज के साथ, जब बादल बहुत तेज गरजते हैं और बारिश होती है, तब कुछ अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाता है इसका। अब पूर्वी भारत में बोलेंगे इसको नॉर्वेस्टर, पश्चिम बंगाल में बोलेंगे काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, और आम्र वर्षा बोलेंगे संपूर्ण दक्षिण भारत में। देखिए 4 नाम है, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्वेस्टर नाम कहाँ दिया जाता है? इतना लिखेगा, जब ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ बारिश होती है तब नॉर्वेस्टर कहाँ कहा जाता है? इस स्थिति को नॉर्वेस्टर कहाँ कहा जाता है? या काल वैसाखी कहाँ कहा जाता है? आम्र वर्षा कहाँ कहा जाता है? आम्र वर्षा तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत में इसको आम्र वर्षा बोलते हैं जब गरज के साथ बारिश पड़ती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में। उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन गर्म हवा को क्या नाम दिया जाता है? लू। ठीक है। सफ़र क्या है? सफ़र यह मौसम का पूर्व अनुमान अनुमान तथा वायु की गुणवत्ता से संबंधित है। ठीक है। मौसम के पूर्वानुमान तथा वायु की गुणवत्ता से संबंधित क्या है? सफ़र में। ठीक। भारत में सबसे पहले मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? केरल राज्य से। जून के प्रथम सप्ताह में 6 जून तक मानसून केरल में आ जाता है, और उसके बाद जुलाई तक हमारे यूपी में भी आ जाता है, उत्तर भारत में आ जाता है। कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, कैसे? ये कराई जाती है आपकी सिल्वर आयोडाइड से। वो कैसे की जाती है? सपोज करिए ये आपके बादल, ठीक है, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के थ्रू ऊपर गए, आसमान में गए, वहाँ सिल्वर आयोडाइड का घोल इन पर छिड़का। ठीक है। जहाँ छिड़का उस क्षेत्र में ये बारिश कराना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। सिल्वर आयोडाइड के थ्रू में कंडेंसेशन की प्रक्रिया जो होती है उसकी जो तीव्रता है वो तेज़ हो जाती है, उसके बाद ये बूंदों के फॉर्म में होकर बरस जाते हैं। अल नीनो जो समुद्र की धारा है भारतीय मानसून की होती है प्रतिकूल होती है, बिल्कुल अपोजिट। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। जो शीत ऋतु का टाइम बताया है उन्होंने 15 दिसंबर से 15 मार्च। ठीक। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का समय बताया है 15 मार्च से 15 जून, ठीक ठाक गर्मी पड़ती है। उसके बाद वर्षा ऋतु जो बारिश होती है हमारे यहाँ पूरे भारत में 15 जून से 15 सितंबर तक। ठीक। उसके बाद में शरद ऋतु ये होती है ऋतु आपका 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। सब 3 3 महीने के अंतर से बांटती हैं। अब भारत में फसलों के 3 प्रकार मिलते हैं हमें, एक तो रबी की फसलें, एक खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। और रबी की फसलें इनके जब बोने का समय होता है ठंड के टाइम में, यानी अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं आपकी, और जो काटी जाती हैं मार्च और अप्रैल में ये काटी जाती हैं। ठीक। जैसे कि गेहूँ हो गया, चना हो गया, और ये आपका मटर हो गया, जौ हो गई। ठीक है। तोर या लाही की फसल होती है वो हो गई है, राई और सरसों की फसल। ठीक है। पीली सरसों हो गई, अलसी हो गई आपकी, कुसुम। ठीक है। और ये आपका चना मटर। ठीक। चना हो गया, मटर हो गया, मसूर, राजमा, बरसीम जो पशुओं को खिलाई जाती है। ठीक है। बरसीम हो गया, मशरूम का जरूर ध्यान रखें, और आलू का भी। ठीक है। मशरूम, आलू, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। अब इसके बाद आती हैं आपके खरीफ की फसलें की जाती हैं। इनके बोने का जो समय होता है जून जुलाई के बीच में ये बोली जाती हैं। काटने का समय होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। जैसे कि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, और ये आपके मक्का हो गई है। ठीक है। और ये मूंग हो गई है, मूंग, फिर मूंगफली भी हो गई है। ठीक है। सोयाबीन, उड़द। ठीक। जूट, जिसे रस्से रस्से वगैरह बनते हैं। ठीक है। हाँ, सन भी वही है, और एक कपास, और एक और याद रखें, नसड़ी।
कपास के बाद तंबाकू। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, जायद की फसलें बोने का समय मई जून होता है, ठीक, और काटने का समय होता है जुलाई अगस्त की। ये मतलब खाने वाली चीज़ होती है, जैसे ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, सब्जियाँ जितनी भी हैं, ये सब किस में आती हैं? जायद की फसलों में। ठीक है, 3 प्रकार के हैं, रबी, खरीफ और जायद की। मैंने नाम आपको बता दिए हैं। वीडियो में अगर आपको ऐसा लग रहा है तेज़ से बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, तो आप स्पीड ऊपर से बढ़ा सकते हैं, या जो मैंने रबी और खरीफ की फसलें बताई हैं आप फिर से देख लीजिए स्क्रॉल करके इसको। टपक विधि से कृषि की जाती है, तो टपक विधि अपनाई जाती है मध्यवर्ती भारत में। ठीक है, सोपान प्रकार की खेती की जाती है, सोपान प्रकार की खेती की जाती है पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, झूम की खेती की जाती है, तो झूम की खेती कहाँ की जाती है? पूर्वी भारत में। ठीक है, मेघालय, मिजोरम वगैरह में। झूम खेती क्या होती है? सपोज करिए यहाँ पे वन लग रहे हैं, ठीक है, तो आदिवासी लोग क्या करते हैं, इन वनों को पहले साफ़ करेंगे। ठीक है, साफ़ करने के बाद बिल्कुल वहाँ पे खेती करेंगे। जब तक ये ज़मीन यहाँ की उपजाऊ है, खेती के लायक है, तब तक यहाँ पे खेती करते रहेंगे। उसके बाद में जब ये लगेगा कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो फिर यही प्रक्रम दोबारा अपनाएंगे, फिर से वनों को काटेंगे, फिर से इसको ज़मीन को प्लेन करेंगे, वहाँ खेती करेंगे, और फिर जब तक वो भी उपजाऊ रहेगी तब तक खेती करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए जंगलों को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं ये। झूम की खेती बिल्कुल मतलब सही नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। कुल मिला के बात कहने की ये है, अगर वहीं पर ये आदिवासी लोग वहीं पर बाद में पेड़ लगा दें तो चलो ठीक है, कोई नहीं, खेती कर लेंगे वो भी, लेकिन पेड़ लगाना फिर ज़रूरी है। ठीक है, नुकसान की भरपाई बहुत ज़रूरी है। झूम की खेती को कहेंगे स्थानांतरित खेती, क्योंकि ये शिफ्ट होते रहते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई के साधन क्या है? तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई का साधन है कुआं और नलकूप। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 55.9% हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा खेती कृषि की भूमि है 51%, और इसमें इतनी खेती कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, चाइना में बहुत कम है, 30% के आसपास है, फिर भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में उत्पादन में नंबर 1 है चाइना। देश में सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नलकूप जहाँ 12 वगैरह लगे हैं, तो तमिलनाडु में 18% और महाराष्ट्र में 16%। अगर सघनता के मामले की बात आती है, ठीक है, तो हमारा उत्तर प्रदेश आगे है। मतलब 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा नलकूप जो मिलेंगे, 12 जो मिलेंगे हमारे यूपी में मिलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत में है तालाब। ठीक है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? 3 स्थानों से जो पानी से घिरा रहता था। ठीक है, ठीक है, हमारा भारत खुद प्रायद्वीप भारत है, क्योंकि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, क्योंकि ये भी प्रायद्वीप है। विश्व में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल वाला देश कौन सा है? भारत। खूब दहन हो रहा है पानी का। विश्व में दहन नहीं, दोहन। ठीक है, दहन तो जलने को बोलेंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में, ठीक है, भारत का मत मान लेना कहीं। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। वो भाई हमारे भारत के कौन से हैं? डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, 1967-68 में मैक्सिको से गेहूं की नई प्रजाति लाई थी, उसको बोई थी, फसल का बहुत गेहूं की फसल का एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ था, जिससे भारत में खाद्यान्न की समस्या का हल निकला था। उस समय नेहरू जी थे। बाद में हरित क्रांति जनक डॉक्टर स्वामीनाथन हो गए। ठीक है, विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, पीसीएस में आया था ये भी, ये 2020 वाले में आया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये शांति के क्षेत्र में मिला था, और उसमें ऑप्शन दे रखे थे शांति के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो निशान लगाना था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में निशान लगाना था, लेकिन लोगों को पता था कि ये हरित क्रांति का जनक है, तो उन्होंने दबा कर कृषि लगाया था। जबकि कृषि के क्षेत्र में हमें कि किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, खुद नोबेल समिति भी नहीं देती है, तो हमें क्या मिलेगा? अब श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनके अथक प्रयासों से ही भारत में दूध की जो समस्या है वो भी हल हुई थी। ठीक है, दूध का रिकॉर्ड उत्पादन इन्होंने कराया था। अब कुछ आते हैं, कुछ फसलों के नाम हैं,
जैसे कि सेरीकल्चर किसे बोलते हैं, तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में एपी कल्चर किसे बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर बोलते हैं। उसके बाद में पीसी कल्चर मत्स्य पालन को, फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन को, विटिकल्चर अंगूर उत्पादन को, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन को। ठीक, उसको हॉर्टिकल्चर बोलेंगे बागवानी को, पोमोकल्चर फलों के उत्पादन को, ओलेरिकल्चर बोलेंगे सब्जियों के उत्पादन को, सिल्वीकल्चर बोलेंगे काष्ठ पौधे, मतलब जो ऐसे पेड़ पौधे जो हम जिनसे हमें लकड़ी मिलती है, और मतलब लकड़ी तो मिलती है लेकिन जलाने वाली लकड़ी मिलती है। ठीक है, काष्ठीय पौधों का संवर्धन या वन उत्पादन को क्या बोलेंगे, सिल्वी कल्चर। ध्यान रखिए, वन उत्पादन को सिल्वी कल्चर बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खेतों में बहुत सारे वो लगा देते हैं, वन लगा देते हैं, जिसके 10 15 20 बीघा लगे हुए सब पेड़ लगा दिए। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह का सिल्वी कल्चर है। जब वो बड़े हो जाएंगे उनको काट लेंगे, काटने के बाद पैसे कमाएंगे पैसा। जीवों को व्यवहार का अध्ययन क्या किया जाता है, तो ये क्या जाता है इथोलॉजी, जीवों के व्यवहार का अध्ययन। देश में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान हमारा यूपी रखता है। देश में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान, प्रति हेक्टेयर, ध्यान दीजिए, प्रति हेक्टेयर में पंजाब के लोग बहुत मेहनती होते हैं। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील, कॉफ़ी। ठीक है, ब्राज़ील में कहवा के बागों को क्या कहा जाता है, कहवा मतलब कॉफ़ी, कॉफ़ी के बागों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा। ठीक, कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति जो हुई थी आपकी खाद्यान्न उत्पादन के लिए हुई थी, और खाद्यान्न में हुई गेहूँ की ज़्यादा हुई थी। ठीक है, चावल की उतनी नहीं हो पाई थी, धान की मतलब धान की उतनी नहीं हो पाई थी जितना प्रोडक्शन गेहूँ का रहा था। श्वेत क्रांति ये आपके दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति ये क्रांति हुई थी आपकी मत्स्य पालन के लिए, यानी मछली पालन के लिए। लाल क्रांति आपके मांस और टमाटर के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, जो यूरिया वगैरह हैं जो खेती में रसायन में यूज होते हैं उसके लिए भूरी क्रांति हुई थी। ब्राउन क्रांति ये आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। कृष्ण क्रांति ये बायोडीजल उत्पादन के लिए। ठीक है, गुलाबी क्रांति ये आपके झींगा मछली तथा प्याज के लिए। मुख क्रांति ये आपके मोटे अनाजों से। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति ये आपके फल उत्पादन से। अमृत क्रांति ये हुई थी आपकी नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, दो नदियों को आपस में जोड़ना जिससे कि पानी की सप्लाई निरंतर 12 मासी बन सके। सेफ्रॉन क्रांति ये आपके केसर उत्पादन से। काली क्रांति कोयला तथा पेट्रोलियम के उत्पादन से। सूर्योदय क्रांति ये आपके इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से संबंधित है। ठीक, इंद्रधनुषी क्रांति ये सभी क्रांतियों पर निगरानी रखना। क्या बात, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखना कि बराबर इनका काम चल रहा नहीं चल रहा है इन पर। जीव जंतुओं की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, अध्ययन में रहता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, कीटों का अध्ययन। पोमोलॉजी के अंदर फलों का उत्पादन। माइकोलॉजी के अंदर कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, ये काफ़ी बार आता रहा है, पीछे 2020 में आ चुका है ऑर्निथोलॉजी में। ठीक है, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। और आपके पेलियंटोलॉजी में क्या आता है, जीवाश्मों का अध्ययन। पेडोलॉजी में भूमि या मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, इथोलॉजी में प्राणियों के या जीव जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। कैरोलॉजी में मानवीय सौंदर्य का। ठीक है, कैरोलॉजी में किया जाता है। प्रमुख राजमार्ग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जितना भी मैंने पढ़ाया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे लिए गए हैं, मतलब जो पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उन पर जो ये जो एग्ज़ाम के पेपर थे उनसे सब उठाए गए हैं। ठीक है, उनसे छांट के तब ये इन्वायरमेंट की पीडीएफ बनाई गई है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए ठीक से। ठीक, और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का पढ़ाऊँगा। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ठोक देना, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।